आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। ये 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पिछले हमने ऑफलाइन क्लासों में प्रोमोटेशन और प्रोमोटेशन चैप्टर अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। कॉम्बिनेशन के बारे में हमने बेसिक जो इनके कंटेंट है, प्रॉपर्टीज वगैरह है, वहां तक हमने देख लिया था। अब इसी टॉपिक को हम वापस इसको जीरो लेवल से वापस स्टार्ट करते हैं, इसको वापस हम रिपीट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। इससे पहले हमने प्रोमोटेशन पढ़ा, क्रमचय का मतलब क्या होता है, हम इसको पहचाने कैसे कि क्रमचय है या नहीं है, संचय है या नहीं है, या इन दोनों में से संचय है या क्रमचय है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब जो है वो संचय होता है। इसका अर्थ क्या होता है? संचय का अर्थ वस्तुओं को हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं। बहुत सारी आपके पास वस्तुएं दे रखी हैं और उन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं लेकर हम उनको कितने प्रकार से चुन सकते हैं। यानी एक शब्द हमने लिया चुनना, एक शब्द हमने लिया चुनना, तो चुनने का मतलब चॉइस करना, चॉइस करना या सिलेक्ट करना। यानी संचय का सीधा सीधा जो मतलब निकल के सामने आता है वो होता है सिलेक्शन। वस्तुओं का सिलेक्शन करना, चॉइस करना, सिलेक्ट करना। अब क्रमचय का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में, वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी इसका मतलब क्या था कि वस्तुओं का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यानी प्रोमोटेशन में किसका महत्व दिया गया? क्रम का महत्व दिया गया। और कितने प्रकार से व्यवस्थित, यानी कितने प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। यानी क्रमचय को हमने सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों को हमने साथ साथ देखा। तो इसका क्रमचय का मतलब सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों साथ साथ होते हैं, और संचय में ओनली वस्तुओं को हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं, केवल और केवल वस्तुओं का सिलेक्शन। इसके बाद देखो, जैसे मान लो कोई एग्जांपल हम देखना चाहेंगे, क्योंकि क्रमचय हमने टॉपिक पढ़ा है, संचय हम पढ़ रहे हैं, तो इनका कंपैरिजन भी हम साथ साथ देख लेते हैं कि तीन व्यक्ति हैं हमारे पास, तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी। तीन व्यक्तियों में दो व्यक्तियों को सिलेक्ट करना है। तो सीधा सा मतलब है कि दो व्यक्ति, पहले हम ए व्यक्ति को ले ले, फिर बी को ले ले, या फिर पहले बी को ले ले या फिर ए को ले ले। तो हमने इसमें दो व्यक्ति सिलेक्ट करने हैं, पहले ए बाद में बी, या पहले बी या बाद में ए ले लो। तो ये किसमें चला गया? दो व्यक्तियों को चुनना, यानी कॉम्बिनेशन। अब अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी कोड है हमारे पास, मान लेते ये कोई पासवर्ड है एबीसी 123। तो एबीसी 123 की जगह अगर हम बीएसी 123 लगाएं तो क्या लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। एबीसी 123 की जगह एबीसी 213 लगाएं तो भी वो नहीं लग पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पासवर्ड को हम सफल होने के लिए हमारे पास एक निश्चित क्रम होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड हमारा ये था और लगा ये रहे हैं तो हम सफल नहीं हो सकते। तो एक निश्चित क्रम का होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये किसमें चला गया? प्रोमोटेशन में, यानी क्रमचय। तो समझ में आ गया होगा यहां तक कि संचय का अर्थ वस्तुओं का सिलेक्शन और क्रमचय का अर्थ एक निश्चित क्रम में हम इसको किस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, किस टाइप से हम इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो सिलेक्शन, संचय, अरेंज करना, क्रमचय, दोनों में हम डिफरेंट एग्जांपल की तरह डिफरेंट देख चुके हैं। अब इसके बाद देखो, सबसे पहली महत्वपूर्ण जो बात हमारे सामने आई वो क्या आई कि क्रमचय में क्रम महत्वपूर्ण होता है, क्रम का महत्व होता है। क्रमचय में क्रम का महत्व होता है तथा संचय में क्रम का महत्व नहीं होता है। दैट्स क्लियर। ये हम डेफिनेशन के माध्यम से देख चुके हैं। इसके बाद देखो, एक इस टॉपिक में जो लॉजिक चलता है, आगे कई सारे क्वेश्चनों में काम में आएंगे, मैं यहाँ पर आपको नोट में इसको राइट करवा रहा हूं कि भगवान द्वारा बनेगी जीवित वस्तुएं विभिन्न मानी जाती हैं। भगवान गॉड अगर कोई भी वस्तु बना रहा है, प्रकृति में जितनी वस्तुएं भगवान द्वारा बनाई गई हैं, तो वो वस्तुएं विभिन्न मानी जाएगी, जबकि मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं भिन्न होगी या नहीं, ये आपके प्रश्न में दिया जाएगा। अब
अब देखो ये तो हुआ इसका एक शाब्दिक अर्थ, दोनों डेफिनेशन के बारे में हमने इसका शाब्दिक अर्थ देखा, हम इनको समझने का प्रयास किया। अब थ्योरम के माध्यम से हम इसको मैथमेटिकली रूप में इनको कैसे यूज करते हैं, तो यूज करने का तरीका क्या है, हम इनको एक मैथमेटिकली अर्थ के द्वारा हम कैसे समझे इसको। अब देखो एन विभिन्न वस्तुएं हैं, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, क्रमचय का मतलब परमोटेशन, क्रमचय का मतलब परमोटेशन, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं के क्रमचय की संख्या को हम किस टाइप से लिखेंगे, एन पी आर, एन में से कितनी वस्तुएं व्यवस्थित कर रहे हैं, आर वस्तुएं व्यवस्थित कर रहे हैं, तो एन पी आर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एन पी एन आर, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर एनपीआर के मान की बात देखी जाए तो एनपीआर का मतलब देखो क्या होता है, एनपीआर का मान क्या होता है, फैक्टोरियल एन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल। अब इसको ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अगर देखें कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, दैट्स क्लियर। तो ये तो हो गई क्रमचय का मैथमेटिकली फॉर्मूला, एन पी आर, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल कितने तरीके हैं, एन पी आर, दैट्स क्लियर। आगे देखो, इसके बाद अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जैसे ये कोई एग्जांपल है कि 10 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों को 6 कुर्सियों पर कैसे बैठाया जा सकता है, मतलब कि आपके पास टोटल कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, और उनमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 6 व्यक्ति, और कितनी कुर्सियों पर बैठाना है, 6 कुर्सियों पर। तो अभी मैंने क्रमचय डेफिनेशन क्या लिखा था, सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट। तो 6 व्यक्ति सिलेक्ट कर रहे हैं और उनमें से उनको 6 कुर्सियों पर अरेंज करना है। तो अरेंज करना, तो 10 व्यक्ति तो टोटल है 10p6। अब इसका जो मान आएगा, अब 10p6 के लिए देखो हमने npr का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n की वैल्यू 10 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, कितना हो गया 10 माइनस 6 फैक्टोरियल 4। तो ये हो गया अपने पास, इसका मान निकालेंगे तो 10 9 8 7 6 5 और फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो ये इससे कट जाएगा। इसका जो भी मान आएगा वो बैठाने का तरीका, कितने टाइप से हम इनको बैठा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट अपना, एन विभिन्न वस्तुओं में से, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं के चयन के कुल तरीके, आर वस्तुओं के चयन के कुल तरीके, चयन शब्द आ गया तो हम इसको चयन के कुल तरीके क्या होंगे, एनसीआर, इसको डिनोट करने का तरीका एनसीआर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीएनआर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे गाइडों में इस टाइप से भी लिखा होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनसीआर, लिखने का अलग अलग तरीका है। तो एनसीआर की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर डॉट फैक्टोरियल आर, यानी एक अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्रमचय में कि एन पी आर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर। तो देखो ये जो एनसीआर का मान है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो इनमें जो भी मान है, देखो ये जो मान है वो किसका मान है, एनपीआर का। तो एनसीआर का मान एनसीआर इक्वल्स टू एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर, यानी हमने संचय और क्रमचय में एक रिलेशन देख लिया जो आगे बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसको आपको याद रखना है।
संचय और क्रमचय में रिलेशन, एनसीआर की वैल्यू क्या रही, एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। ठीक है, अब एन विभिन्न वस्तुओं से आर वस्तुओं सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो इस डायग्राम के द्वारा इस डेफिनेशन जो मैंने लिखा है वो भी अच्छे समझ में आएगा। एन विभिन्न, मैंने विभिन्न को अंडरलाइन क्यों किया कि जैसे मान लो ये कोई बैग है, थैला है, उसमें एन वस्तुएं हैं और वो भी किस टाइप से, अलग अलग कलर की वस्तुएं हैं। एन विभिन्न वस्तुओं से हम कितनी वस्तुएं सिलेक्ट कर रहे हैं, कितनी वस्तुएं हम निकाल रहे हैं, वो नंबर क्या है, आर। वो नंबर क्या है, आर। कितनी वस्तुएं हम निकाल रहे हैं वो नंबर क्या है, आर। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्रमचय और संचय में क्या रिलेशन होता है। तो एनसीआर यानी संचय इक्वल्स टू एनपीआर मतलब क्रमचय अपॉन फैक्टोरियल आर। अब इसी प्रकार से देखो आगे अगर हम चले तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो हमने देखा है वो देखो, कॉम्बिनेशन में एनसीआर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ये एन क्या है कि कुल वस्तुओं का समूह, नंबर ऑफ आइटम इन सेट, कुल वस्तुओं का समूह। आर क्या है कि कुल वस्तुओं में से हम कितनी वस्तु सिलेक्ट कर रहे हैं, उन सिलेक्ट वस्तुओं का समूह आर कहलाता है और इसका मान इस टाइप से होता है। एनपीआर समझा दिया मैंने आपको, एनसीआर हो ही गया। अब देखो थोड़ा सा एक अलग पॉइंट है कि नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर देयर आर n1 रिपीटेड आइटम्स, n2 रिपीटेड आइटम डॉट 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 n के रिपीटेड आइटम्स। और इसका मान हम कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। जैसे मान लो कोई भी वर्ड हमारे पास, कोई भी वर्ड है हमारे पास कि ये अब देखो ये वर्ड है, इसमें हमारे पास ए रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखो टोटल कितने हमारे पास, टोटल वर्ड 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 अपॉन ए कितनी बार रिपीट है, 3 बार, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया। एन कितनी बार रिपीट है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसका जो मान आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद देखो हमारे पास जो चल रहा है, इससे पहले आपको एक पॉइंट समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो चीज देखी थी, तो इसमें हम ले रहे हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में फर्क, इसमें टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसमें अरेंजमेंट होता है, परमुटेशन में, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है। परमुटेशन में ऑर्डर का मतलब ऑर्डर में मैटर करता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये एक सूचीबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने का काम करता है और ये एक समूह को सिलेक्ट करने और उनको कितने तरीके से चुना जा सकता है उसका काम करता है ये। तो इसके बाद हमारे पास जो चल रहा है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो देखा वो संचय के बारे में देखा, एनसीआर की वैल्यू क्या निकलती है, क्रमचय और संचय में रिलेशन क्या होता है वो देखे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम बनाने के लिए कुल कितने प्रकार से चुन सकते हैं। देखो हमारे पास टोटल कितने खिलाड़ी हैं, टोटल हमारे पास जो है, टोटल हमारे पास 16 खिलाड़ी हैं। सोलह खिलाड़ी हैं, आप इसको देखिए। तो 16 खिलाड़ी, इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 11 खिलाड़ी, यानी टोटल खिलाड़ी कितने हैं, 16। तो ये एन की वैल्यू, और कितने सेलेक्ट करने हैं एन में से, यानी ये आर की वैल्यू। तो सीधा सीधा जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा कि 16 सी 11 कुल कितने प्रकार से हम चुन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 सेट। अब इसकी वैल्यू देखो, फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 11, और 16 में से 11 गए तो 5। दैट्स क्लियर। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो।
तो कितना आएगा 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। तो 11 को हम फैक्टोरियल के रूप में लिख देते हैं क्योंकि नीचे भी हमारे पास फैक्टोरियल 11 है, तो ये कट जाएगा इसलिए इसको ज्यादा आगे तक लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यह हमारे पास जो चल रहा है फैक्टोरियल 11 से 11 कैंसिल, और 5 और 3 15, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 4 और या 8 दूनी 16, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 28 और 13 इंटू 12। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम बनाने के लिए चुनने के प्रकार, हम कितने प्रकार से इसको चुन सकते हैं। मिस्टर, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ संचय का। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास संचय से रिलेटेड ही, क्योंकि हमने परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, संचय से रिलेटेड हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है 6 पुरुष व 5 महिलाओं में से 5 सदस्य समिति कुल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि समिति में। देखो अगर आपसे ये पूछे कि 6 पुरुष व 5 महिलाओं में से 5 सदस्य समिति बनाने के कुल तरीके, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं 11। 6 5 कितने हो गए 11। तो 11 से कितने सदस्यों की समिति बनानी है 5 की, तो 11 से 5 डायरेक्ट हम कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने देखो क्या ऐड किया, कंडीशन ऐड कर, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सिंपल था, 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी चुनने हैं, तो 16 से 11, कोई कंडीशन नहीं थी। अब कंडीशन क्या है कि 6 पुरुष और 5 महिलाओं में से 5 सदस्य समिति बनानी है। कितने प्रकार से बना सकते हैं यदि समिति में पहली कंडीशन क्या है, ठीक 2 महिलाएं। अब देखो ठीक की जगह हमारे पास कई बार ऐसा भी आता है, ठीक की जगह हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं तथ्य तक। कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि तथ्य का मतलब क्या होता है। तथ्य का मतलब भी वही होता है ठीक ठीक फिक्स, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो है हमारे पास, पहले का सॉल्यूशन देखो क्या होगा, ठीक 2 महिलाएं लेनी है। तो ठीक 2 महिलाएं लेनी है तो देखो 5 सदस्य या 5 मेंबरों की समिति बनानी है, तो 5 मेंबरों के लिए हमारे को देखो ठीक 2 महिलाएं लेनी है, तो 2 महिलाएं, 2 वुमेन आगे, तो पुरुष कितने आएंगे 3 पुरुष आएंगे, 3 मैन पुरुष मैन। इसके बाद देखो तो किस टाइप से होगा, इसका आंसर किस टाइप से होगा कि 6 पुरुष हैं, 6 में से कितने पुरुष 3, तो 6C3 इंटू टोटल महिलाएं कितनी है 5, तो 5 से 2। अब देखो टोटल हमारे पास 11 व्यक्ति होते हैं, तो 6 और 5 11। समिति में 5 मेंबर होने चाहिए, तो 3 और 2 5। तो इस टाइप से हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखो अब हमारे पास जो आया वो क्या आया, इसका मान निकालो, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, और 6 में 3 गया तो 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। अब इनका मान निकाल सकते हैं हम लोग, फैक्टोरियल का मान निकाल लो, तो फैक्टोरियल 6 देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और नीचे फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 डॉट फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और अपॉन 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये इससे कट जाएगा, इसी प्रकार से ये इससे कट जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, ये 6 से 6 कट सकता है। इसी प्रकार से ये 2 से डिवाइड हो गया, तो हमारे पास देखो क्या आएगा 30, और ये तो हो गया 120 और इंटू 10। तो इस प्रकार से हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 1200। समझ रहे इस बात को। तो इस टाइप से हम कितने टाइप से समिति बना सकते हैं,
कितने टाइप से समिति बना सकते हैं? कितने टाइप से समिति बना सकते हैं? 1200 टाइप से हम समिति बना सकते हैं। अब देखिए आगे, अब अगला जो पॉइंट अपना, वो अगला पॉइंट क्या है कि कम से कम 2 महिलाएं, कम से कम 2 महिलाएं हो। तो कम से कम 2 महिलाओं के लिए देखो क्या होगा, कम से कम 2 महिलाओं के लिए हम देख रहे हैं, तो कम से कम 2 महिलाओं के लिए देखो 6 पुरुष थे, 5 महिलाएं हैं, और कंडीशन कम से कम 2 महिलाएं, 6 पुरुष और 5 महिलाएं हैं टोटल हमारे पास, और 5 सदस्य समिति बनानी है। तो 5 सदस्य समिति बनाने के लिए कम से कम 2 महिलाएं, तो ये देखो 2 महिलाएं अगर हम ले रहे हैं तो 5 सदस्य समिति बनाने के लिए कितने मैन? 3, 5 सदस्य समिति बनानी है। अगर कम से कम 2 महिलाएं, इसका मतलब 3 महिलाएं भी हम ले सकते हैं, तो उस टाइम पर हमारे को कितने पुरुष लेने पड़ेंगे? 2 पुरुष। इस टाइम से हमारे पास देखो कम से कम 2 महिलाओं की बात किया था, इसमें 4 महिलाएं भी हम ले सकते हैं, तो उस टाइम पर पुरुष 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि समिति में टोटल व्यक्ति कितनी है? 5 व्यक्ति हैं। इसी प्रकार से हमारे पास अगर 5 महिलाएं हम ले रहे हैं तो पुरुष लेने की जरूरत नहीं है। ये भी एक स्पेशल ध्यान में रखना आपको। तो हमारे पास देखो, ये तो बात कर रहे हैं हम लोग मैन की कितने व्यक्तियों में से? 6 व्यक्तियों में से। ये किसकी बात कर रहे हैं? वो मैन की। तो हमारा जो तरीका है वो देखो, 6 में से 3 मैन लिए और 5 में से 2 महिलाएं ले ली। 5 में से हम 2 महिलाएं ले लिए, तो 5C2। अगली जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी? 5C2 हो जाएगा। प्लस अगली जो कंडीशन और क्या हो सकता है? 3 महिलाएं भी हो सकती हैं और 2 पुरुष। तो इसका मतलब 6C2 इंटू 5C3। देखो आपको ध्यान में रखना है 11 टोटल व्यक्ति हैं और 5 मेंबरों की समिति बनानी है। इसी प्रकार से अगली कंडीशन क्या होगी? 6C1। अगली कंडीशन देखिए, ये आते हैं, यहां से ले रहे हैं हम लोग। अगली कंडीशन 6C1, 1 मैन और 5C4, 4 वुमेन। अगली कंडीशन कहां से लेंगे? अगली कंडीशन हम यहां से लेंगे। 5 व्यक्ति ले रहे हैं तो 0, 5 महिला भी हो सकती है, तो 6C0 इंटू 5C5। इस टाइप से आपको इसका जो भी मान आएगा वो कम से कम 2 महिलाएं उस समिति में होनी ही चाहिए। फिर कितने प्रकार से वो समिति बना सकते हैं वो संख्या आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट अपना, अधिकतम 2 महिलाएं। अधिकतम 2 महिलाएं हो, तो अधिकतम 2 महिलाओं के लिए वही समिति उतनी ही में। अधिकतम 2 महिलाओं के लिए देखो क्या होगा? अधिकतम 2 महिलाओं के अगर देखें हम लोग, तो थर्ड जो टाइप हम ले रहे हैं, थर्ड टाइप हमारे पास रहेगा अधिकतम 2 महिलाएं हो, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 2 वुमेन। तो बताओ समिति के लिए कितने मैन? 3। फिर 1 वुमेन, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 1 भी हो सकता है, तो उस रूप में हम 4। फिर 0 भी काउंट हो सकता है, तो 5 में। तो हमारे पास जो इसका जो हम लॉजिक लेके आए, क्योंकि मैन कितने में से ले रहे हैं? 6 में से। वुमेन कहां से ले रहे हैं? 5 में से। समझ में आ रहा है यहां तक? तो समिति हम 5 मेंबरों की बना रहे हैं। तो देखो पहला है 6C3 इंटू 5C2, 5 मेंबर, प्लस 6C4 इंटू 5C1, प्लस इसके बाद देखिए
प्लस 6C5 इंटू 5C0, क्योंकि कंडीशन क्या बोली कि अधिकतम 2 महिलाएं होनी चाहिए, तो अधिकतम मतलब 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से इसका जो भी मान आएगा वो हमारी कंडीशन के अनुसार। तो देखो क्रम से संचय में हमने क्या देखा कि तो सीधी टाइप से क्वेश्चन देखा। अब ये जो क्वेश्चन हमने देखा वो कंडीशनल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, देखो आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है संचय से रिलेटेड। चार व्यंजन और 3 स्वरों, 4 व्यंजन और 3 स्वरों से 3 व्यंजन एवं 2 स्वर लेकर कुल कितने प्रकार से शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो 4 व्यंजन है और 3 स्वर, 4 में से 3 व्यंजन आपको लेने हैं और 2 स्वर। तो देखो टोटल हमारे पास 4 व्यंजन और 3 स्वर, 4 में से कितने व्यंजन, 2 व्यंजन आपको लेने हैं और कितने स्वर, 2 स्वर आपको लेने हैं। तो सीधा सा इसका पॉइंट क्या बन गया कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 में से कितने व्यंजन, 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 4C2 और इनटू 3C2। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और 4 में से 2 गया तो 2 इनटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 में से 2 गया तो 1। तो इस यहां से भी कितना आएगा, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 और इधर कितना आएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये इससे कैंसिल आउट हो गई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। फैक्टर 2 का वैल्यू 2 ही होती है, तो कितनी बार, 2 बार। तो हमारे पास कितना आ गया, ऊपर तो कितना बच रहा है, यहां तो बच गया 2 इंटू 3 6 हो गया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 18। कुल कितने तरीके, 18 टाइप से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो भी एक सीधा सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चनों से इस लॉजिक की क्लैरिटी मालूम होती है कि डेफिनेशन में सिलेक्ट करना, चुनना। तो क्वेश्चनों से किस टाइप से कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप से हम सिलेक्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप से, कुल कितने तरीके होते हैं कंडीशनल टाइप पे हम कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन है कि 12 रिक्त स्थानों को भरने के लिए 25 आवेदक, कितने रिक्त स्थान भरने हैं, 12। कितने आवेदक 25 आवेदक। 25 आवेदक हैं जिनमें से 5 आवेदक ऐसे के हैं। अब इनमें से देखो 5 आवेदक तो किसके हैं, 5 आवेदक एससी के हैं, 5 आवेदक एससी के हैं। यदि इन रिक्त स्थानों में 3 स्थान यानी 3 स्थान एससी आवेदकों के लिए आरक्षित है, तो ये इनमें जो आरक्षण ले रखा है 3 तो एससी का रिजर्वेशन है, तथा इन शेष पर सभी आवेदन कर सकते हैं। अब बताओ 5 इसके लिए है, 3 आपने इसमें फिक्स कर दिए, तो बाकी 3 के लिए अगर हम देखें तो अगर इनमें देखें तो बाकी आवेदक तो कितने बच गए, 22 तो बच गए। तो शेष पर सभी आवेदन कर सकते हैं, तो चयन करने के कुल तरीके कितने होंगे, तो देखो सिंपल सा, 5 आवेदक ऐसे किए उसमें से 3 तो सेलेक्ट हो गए, बाकी कितने बच गए, तो टोटल कितने आवेदक आए थे, 25, 20 बच गए। एससी के टोटल आवेदक 25 आए थे, एससी के 5 थे, तो 20 बच गए। लेकिन एससी में भी 5 में से 3 ही तो आरक्षित है,
दो तो फिर भी बच ही रहे ना, तो टोटल कितने बच गए? 20 और 2 22। अब 3 तो रिजर्वेशन के तहत सिलेक्ट हो गए, तो 22 में से अब कितने रिक्त स्थान भरे जाएंगे? 3 तो सिलेक्ट हो गए, तो 12 में से 3 सिलेक्ट हो गए, तो बाकी 9 रिक्त स्थानों के लिए कितने आवेदक? 22। तो 22 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 9 सिलेक्ट करने हैं। वापस इसको रिपीट करते हैं। 12 रिक्त स्थानों को भरने के लिए 25 आवेदक हैं, जिनमें से 5 आवेदक एससी के हैं। यदि इन रिक्त स्थानों में 3 स्थान एससी आवेदकों के लिए आरक्षित हैं तथा इन शेष पर सभी आवेदन कर सकते हैं। 3 एससी के आरक्षित हैं, तो एससी के आरक्षित जो रिजर्वेशन है वो कहां से आएंगे? एससी में से तो लेंगे, तो 5 में से 3 तो सिलेक्ट करने, बाकी 9 पोस्टें और बची हैं, तो 3 हो गए, तो बाकी हमारे पास 25 में से 3 सिलेक्ट हो गए, तो बाकी आवेदक कितने रह गए? 22। 22 में सब कितनी पोस्टें भरनी है? 9। इसका जो मान आएगा वो चयन करने के कुल तरीके कहलाएंगे। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट देखिए आप, क्वेश्चनों की बात आई थी हमारे पास, हमने संचय से रिलेटेड कंडीशन क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बैक में हम कर चुके। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगली जो थ्योरम है, NCR का मान NCN-R के बराबर होता है, वो देखो कैसे। कई बार क्वेश्चन की कैलकुलेशन काफी लेंथी पड़ जाती है, इसलिए इस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो 8C6 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 8C2। इन दोनों का मान क्या है? इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन में एक सिंपल क्वेश्चन को क्वेश्चनों का सरलीकरण करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। इसके बाद देखो अगला है NCX इक्वल्स टू NCY। NCX इक्वल्स टू NCY, अगर ये दोनों बराबर है तो निश्चित ही x बराबर y होगा, निश्चित तौर पर x बराबर y होगा, क्योंकि तभी तो ये बराबर होंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि x प्लस y, इन दोनों का योग n के इक्वल होगा। इन दोनों का योग क्या होगा? n के इक्वल होगा। कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई एग्जांपल हमारे पास, जैसे ये एग्जांपल है कि XC2 इक्वल्स टू XC3, और पूछ गया आपसे x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 2 + 3 कितना हो गया? 5। हम इसको इस टाइप से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम इसको आगे इनका फॉर्मूला प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस प्रॉपर्टी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है, इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना क्योंकि डायरेक्ट यूज होता है। इसके बाद देखिए NPR लेस देन इक्वल NCR, सिंपल है। NPR का मान NCR से बड़ा ही होगा, बराबर ही हो सकता है। बड़ा क्यों? क्योंकि NCR में हमने फैक्टोरियल R से डिवाइडेशन हो रहा है, तो डिवाइड अगर नीचे हर में आपके R दे रखा है तो वो मान जितना बढ़ेगा उतना ही छोटा होता जाएगा। पूरे नंबर को अगर देखें तो ये हमेशा बड़ा होगा। अगली प्रॉपर्टी जो है, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 का मान N+1 CR होता है। कोई एग्जांपल हम लेके देखें तो देखो, कोई एग्जांपल है कि 8C4 प्लस 8C3, तो देखो n की वैल्यू क्या है? 8। n की वैल्यू क्या है? 8 है। r की वैल्यू क्या है? 4 है। क्रमानुसार है, मतलब ये थ्योरम यूज हो सकती है। तो n की वैल्यू 8 है, तो n+1, 8+1 यानी 9C4। हम इसका मान हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक? अब आगे चलते हैं। देखो अब सबसे मेन बात तो ये होती है, ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है, आप इसको भी याद रखें। ये प्रॉपर्टी आई कैसे? देखो यहां देखो NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR का हमने प्रसार किया तो यह होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n फैक्टोरियल n माइनस r। NCR माइनस 1 का क्या? तो इस तरह से फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहां पर r की जगह क्या है? r की जगह क्या है? हमारे पास r की जगह क्या दे रखा है? r माइनस 1।
r माइनस वन दे रखा है, तो n माइनस r की जगह r माइनस वन आएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर गुणा किया तो माइनस और प्लस हो गया। अब हमारे पास देखो क्या चाहिए, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ मान हमारे को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो जाके कॉमन आएंगे। तो फैक्टोरियल n से मैं ये कॉमन आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। फैक्टोरियल r और इधर क्या है r माइनस वन, तो एक बार इसको खोल दो, तो r इंटू आर माइनस वन, इधर भी n माइनस आर है, n माइनस आर प्लस वन है, तो एक बार इसको खोल दिया तो माइनस वन कट जाएगा और ये n माइनस आर ये आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास टोटल जो आया वो फैक्टोरियल n कॉमन आया, r माइनस वन कॉमन आएगा, n माइनस आर कॉमन आया, और इधर से हमारे पास क्या बचा, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन इधर से वन, और इधर से हमारे पास ये कॉमन बच गया, और इधर से हमारे पास क्या बच गया, इधर से ये कॉमन बच गया। अब इन दोनों को सॉल्व किया, ये इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर गया, तो यहां से r से हमारे पास क्या कट गया, r से कट गया, n प्लस वन बच गया, n प्लस वन, इसको इससे गुणा किया ये आया। अब हमारे पास देखो r और फैक्टोरियल r माइनस वन, ये भी एज इट इज रहेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये n प्लस वन फैक्टोरियल, इधर हम r माइनस वन फैक्टोरियल को हम फैक्टोरियल r लिख सकते हैं, इसको n माइनस r प्लस वन, कुल मिला के हम इसको इस टाइप से हम n प्लस वन cr लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये प्रॉपर्टी, इसका जो प्रूफ है वो इस टाइप से कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए कुछ इसके अलावा और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, NC0 देखो, NC0 इसके मान निकालो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल n माइनस जीरो, तो ये इससे कट जाएगा। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आया, वन आया। इसी प्रकार से NCn। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है, सर आपने फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन है होती है, फैक्टोरियल वन की वैल्यू कि फैक्टोरियल हमारे पास जो आया, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू सर आपने इस टाइप से बताई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपने बताई, ज्ञात कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू, इसी प्रकार से आपने फैक्टोरियल 3 की वैल्यू बताई, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू बताई आपने, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 कैसे होती है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू आप इसको अच्छे समझिए। हालांकि ये अपने आपको डायरेक्ट याद रखना है कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है, लेकिन फिर भी ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। देखो हमने NPR का मान क्या पढ़ा था, NPR का मान फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अगर मैं n वस्तुओं को n वस्तुओं में या सभी वस्तुओं का अरेंजमेंट करना चाहूं, n वस्तुओं में से n वस्तुएं लेकर अगर मैं उनको अरेंजमेंट करना चाहूं, मतलब NPN, टोटल हमने वस्तुएं ले ली, तो हमारे पास देखो क्या आता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, यानी फैक्टोरियल जीरो। समझने का प्रयास कीजिए कि 5 व्यक्ति हैं और सभी व्यक्तियों को हम लेकर कोई भी अरेंजमेंट करना चाहते हैं, किसी टेबल के चारों तरफ बैठाने का अरेंजमेंट देख लो, किसी वस्तु में किसी लाइन में खड़े करने का अरेंजमेंट देख लो, किसी भी जो हम वस्तु ले रहे हैं बैठाने का तरीका हो गया, उनको किस टाइप से हम खाना खिला सकते हैं, खाना खिला, जो भी तरीका हमारे सामने आता है, अगर टोटल वस्तु हम लेके कर रहे हैं तो 5 व्यक्तियों में सभी व्यक्तियों को साथ में लेकर बैठने का तरीका फैक्टोरियल 5। 6 व्यक्ति हम ले रहे हैं, हमारे पास 6 व्यक्तियों सभी को लेकर हम एक साथ कर रहे हैं, उनको व्यवस्थित कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 6। इसी प्रकार से हमारे पास n वस्तुएं n सभी को लेकर व्यवस्थित कर रहे हैं हम, तो फैक्टोरियल n आएगा या नहीं आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल जीरो। अब इसको आगे सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, फैक्टोरियल जीरो इक्वल्स टू फैक्टोरियल n
फैक्टोरियल n, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इस टाइप से हम फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 डिफाइन करते हैं। आगे जो प्रॉपर्टी हमारे पास चल रही है वो nc1 का मान n होता है। ये प्रॉपर्टी हमने कुछ प्रॉपर्टी हमने पहले देख चुके थे, ये भी हमने देख लिया था, ये भी हमने देख लिया था। ये हो चुका है। अब देखो ये प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, इसको आप गौर से देखिए। देखो देखो आपने बायनोमियल में क्या पढ़ा है? बायनोमियल में जो हमने पढ़ा है, एक प्रसार हमने पढ़ा था 1 प्लस एक्स की पावर n। इसका प्रसार क्या था हमारे पास? इसका प्रसार nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर 3 प्लस nc4 x की पावर 4। इस टाइप से हमारे पास चलता रहेगा। तो देखो यहां से अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 2 की पावर n आएगा। 2 की पावर n का मान देखो, तो इक्वेशन में 1 पुट करेंगे तो यहां से nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3, यानी आगे तक कहां तक? n तक चलता रहेगा, प्लस ncn तक। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ चुका। इसी प्रकार से अगर हम देखें, अगर यहां पर हम 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस अगर लें तो nc0 x की पावर 0 माइनस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 माइनस nc3 x की पावर 3 प्लस ये चलता रहेगा। अब यहां से अगर देखें हम लोग तो इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट ले लिया और ये इक्वेशन नंबर हमने सेकंड ले लिया। आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n। दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक तो ये बचेगा, एक तो ये बच जाएगा, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी nc0 कितनी बार बचेंगे? कितनी बार बचेंगे? 2 बार। तो 2 सब में कॉमन आ जाएगा इस टाइप से। तो nc क्या बचेगा? 2, फिर बचेगा nc4 यानी x स्क्वायर x की पावर 4। अब आप इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 2 की पावर n, और ये नीचे जाएगा अपॉन 2, फिर ऊपर आएगा -1, आएगा कि नहीं आएगा? और यहां से n की वैल्यू 1 पुट किया तो ये आ गया nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, यानी हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया, ये जो प्रॉपर्टी है वो ये इस टाइप से आ गई। हम एक बार जोड़ रहे हैं, अब की बार एक बार घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, आगे इनका काफी ज्यादा यूज होता रहता है। ठीक है यहां तक? तो अब तक जो हमने देखा, पहले संचय क्रमचय दोनों की तुलना क्वेश्चन के माध्यम से, फिर संचय की प्रॉपर्टी में हम चले गए, उनके थ्योरम्स वगैरह देखे, फिर हमने उनके रिलेटेड क्वेश्चंस, कंडीशनल वाले क्वेश्चंस, बिना कंडीशनल वाले क्वेश्चंस, प्रॉपर्टी देखी हमने इनकी,
प्रॉपर्टी में अलग अलग गुणधर्म के रूप में आए। अब इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, यदि एन का मान 840 हो, एनसीआर का मान 35 हो, तो एन का मान कितना होगा? तो देखो दोनों के रिलेशन दे रखे हैं, दोनों के रिलेशन। तो मैंने पहले ही बताया ना कि दोनों के रिलेशन का एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, कि वो प्रॉपर्टी क्या थी कि एनसीआर इक्वल्स टू एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल आर के रूप में है, तो फैक्टोरियल आर के रूप में देखो इसकी वैल्यू कितनी है 840, इसकी वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू कितनी है 35, इसकी वैल्यू 840 और फैक्टोरियल आर। तो हमारे पास क्या बच गया कि फैक्टोरियल आर की वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल आर की वैल्यू 840 अपॉन 35। तो 35 से डिवाइड कर दिया तो 2 4 इस टाइप से आ गया। अब फैक्टोरियल आर की वैल्यू जो है, फैक्टोरियल आर की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल आर की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल आर की वैल्यू हमने 24 प्राप्त की। तो इस 24 का फैक्टोरियल कितना होता है 4, 24 का फैक्टोरियल कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 हो गया तो हमारे पास जो मान निकल के आया कितना आया 4। यहां पर आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, याद कर सकते हैं इस टाइप से। इसी से प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगले क्वेश्चंस देखो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है 47C4 प्लस 47C4 प्लस सिग्मा आर का मान 1 से लेकर 5 तक और 52 माइनस आर C3। तो आर की वैल्यू 1 पुट किया तो कितना है 51 C3 प्लस फिर 2 पुट किया तो कितना बच गया 50 C3। फिर हमारे पास 3 पुट किया तो कितना है हमारे पास 49 C3। फिर 4 पुट किया तो 48 C3। फिर हमने 5 पुट किया तो कितना आया 47 C3। ये बात प्राप्त हो गया। अब देखो एक तो तरीका होता है कि हम इनको सॉल्व करें कि इसका मान निकाले इसका मान निकाले, उनका योग करें, काफी लेंथी पड़ जाता है। हम थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी के टाइप से इसको लिख देता हूं मैं कि 51 C3 प्लस 50 C3 प्लस 49 C3 प्लस 48 C3 और हमारे पास देखो उधर क्या बच गया 47 C4 प्लस 47 C3। इन दोनों को देख कुछ याद है, इससे थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो देखो तो एक हमने प्रॉपर्टी टाइप से देखी थी कि NCR प्लस NCR माइनस 1 का मान N प्लस 1 CR होता है। ये का यही चल रहा है। तो यहां से देखो ये तो एजिटी जैसे कैसा आ जाएगा 51 प्लस C3 और 51 C3 प्लस हमारे पास क्या आएगा प्लस 50 C3 प्लस 49 C3 और 48 C3 और इसमें कितना बनेगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार 48 C4। फिर से हम इसमें क्या लगा सकते प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यही प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो यहां तक तो एजिटीज रहेगा, यहां तक तो हमारे पास एजिटीज रहेगा। तो क्या रहेगा प्लस
48C3 इसका कितना आएगा, सॉरी 49C3 इसका कितना आएगा प्रॉपर्टी के अनुसार 49C4 आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद ये एडिटिव चल ही रहा है। अगला जो पॉइंट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ये एडिटिव रहेगा और प्लस 50C3 यहां से आप कंपेयर करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी 50C4 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा इसके अनुसार। ये तो चल रहा है हमारे पास 51C3 और यह आएगा 51C4। यानी टोटल फिर से हमने वही प्रॉपर्टी, वही गुणधर्म, वही थ्योरम यूज किया हमने, तो 52C4 ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चंस है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चंस है वो इस टाइप से है कि जैसे मान ये क्वेश्चन है, यदि NCR-1 का मान 36 है, NCR का मान 84 है, तो NCR+1 का मान 126 है, तो R का मान क्या होगा। देखिए NCR का मान क्या होगा, NCR का मान फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R-1 और फैक्टोरियल N माइनस R की जगह क्या है R-1 तो N माइनस R यानी R+1 हो गया। तो कितना हो गया, ये हो गया 36, समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए अगला है NCR, तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस R कितना हो गया 84, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से अगर देखें तो अगली कंडीशन क्या है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R+1 और फैक्टोरियल N माइनस R-1 क्लियर है तक इक्वल्स टू 126, समीकरण नंबर 3। 3 समीकरण है, R का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो 3 समीकरणों से 2 समीकरणों, क्योंकि हमारे पास जो चर चल रहे हैं वो N और R के रूप में चल रहे हैं। N और R से निर्मित हमारे पास 3 समीकरण, तो पहले तो सीधा सा लॉजिक क्या होता है 2 समीकरणों में कन्वर्ट करें। तो यहां से देखो पहले समीकरण में हमने दूसरे समीकरण का क्या दे दिया, भाग दे दिया, और दूसरे में किसका देंगे, तीसरे। तो इन दोनों का हमने भाग दिया, तो देखो भाग देने के पहले देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल इन दोनों देखें फैक्टोरियल R-1, अगर हम इसका प्रसार करें तो N-R+1, एक बार इसको बाहर निकाल लेते हैं तो N-R+1 और फैक्टोरियल N-R अपॉन फैक्टोरियल N, और इसका प्रसार कर दे तो R एक बार कर दिया हमने, एक बार बोल दिया इसको N-R और इधर 36/84। तो हमारे पास देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये तो ऊपर चला जाएगा R अपॉन N-R+1 और 36 देखो 12 से डिवाइड कर दो 7, 3/7। तो देखो हमारे पास जो आया वो क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास प्राप्त हुआ वो क्या आया 3n, क्या प्राप्त हुआ हमारे पास 3n और -3r
और 7r इधर चला गया, यानी माइनस का 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दो में 3 का भाग ले दिया, दूसरे समीकरण में तीसरे समीकरण का भाग दे दिया, तो दूसरे देखो n से n कट गया, इसको मैं एक बार खोलेंगे r प्लस 1 r, तो ये इससे कट जाएगा, इसको मैं एक बार खोलेंगे, देखो क्या बचेगा, ऊपर तो 1 अपॉन n माइनस r कटने के बाद जो आएगा, और नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन r प्लस 1, और हमारे पास बच गया 84/114। 14 से डिवाइड कर दिया 6 बार, और ये कितना हो गया 126 है, तो 9 बार, तो 2 और 3। तो फाइनल हमारे पास जो आया वो r प्लस 1 अपॉन n माइनस r बराबर 2/3। तो देखो कितना आ जाएगा 2n माइनस 2r, और ये टोटल कितना हो गया 5r। क्लियर है यहां तक, और इक्वल्स टू 3, समीकरण नंबर 5। अब यहां से समीकरण नंबर 4 और 5 से आप किसका मान निकालोगे, r का मान ज्ञात कर सकते हैं। 10th लेवल पे स्पेसिफिकेशन तैयार हो गया। क्लियर यहां तक। तो इस टाइप से हमारे पास जो भी मान आए थे, आगे भी इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे बताओ, प्रॉपर्टी कौन सी यूज करोगे, आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। एन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे आप लोग बताओ। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 क्या होता है, एन प्लस 1 सी आर। तो इसका मान कितना आएगा, एन माइनस 1 प्लस 1 और C4, केवल इतने की बात कर रहा हूं, और NC3। तो NC4 और NC3, अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो फैक्टोरियल हमारे पास क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 और फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस 3। तो क्या यूज होगा इसका, हमने फैक्टोरियल n से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास देखो 1 अपॉन 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस 4, और इधर कितना होगा फैक्टोरियल 3 और n माइनस 4 n माइनस 3 और फैक्टोरियल n माइनस 4। फैक्टोरियल n माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1/4 1/4 1/फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 3 ये बच जाएगा। अब देखो यानी इसका मतलब n माइनस 3 4, तो n की वैल्यू 7 से अधिक होगी, यानी n का जो मान होगा ऐसी कंडीशन में एस समीकरणों के रूप में, देखो एस समीकरणों के रूप में हमने दे रखा था क्वेश्चन, एस समीकरणों के रूप में पूछा था n का मान क्या होगा, तो n का मान हमेशा 7 से अधिक होगा। क्लियर है यहां तक। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो, यानी अब तक हमने जो देखा संचय क्रमचय डेफिनेशन, उनका अंतर देख लिया हमने एग्जांपल के द्वारा। संचय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, मैथमेटिकली उनका रूप देखा हमने, कुछ क्वेश्चन देखे, प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस टाइप से
असमीगांव के रूप में, कंडीशनल क्वेश्चन के रूप में, दोनों के पी और सी के रिलेशन के रूप में क्वेश्चन, किसी भी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से हर एक बात को आपको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। माइनरी डिफरेंस आ सकता है लेकिन लॉजिक आपका क्लियर हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।